चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के छठे चैप्टर जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलम है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर पर जो सारांश था, कविता का जो सारांश था, वो सारी बातें मैं विस्तार से बता चुका हूँ। अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ तुमुल कोलाहल कलम में जो चैप्टर है, जो छठा चैप्टर, उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हृदय की बात का क्या अर्थ है। देखो, हृदय की बात का मतलब क्या हो गया कि जब मनुष्य, यहाँ पर हृदय की बात का मतलब कौन है, श्रद्धा। तो श्रद्धा का मतलब क्या, ये आपको बताना है। उसमें सारी बातें बताई गई थी कि जो मनु था वो मनुष्य का मन हो गया, जो श्रद्धा था वो मनुष्य का हृदय हो गया, और जो ईरा थी वो क्या थी, तो मनुष्य की बुद्धि हो गया। ठीक है। तो हृदय की बात का क्या मतलब है, तो बस इतनी लिखना है कि जब मनुष्य कोलाहलपूर्ण दुनिया में, दुख भरी दुनिया में ठग जाता है, नींद की आराम खोजता है, तब उस समय मैं हृदय की बात के समान हूँ। कौन कहती है, श्रद्धा कहती है। तो आपको आंसर इतना लिखना है कि श्रद्धा मनु को कहती है कि जब तुम थक जाओगे, जब तुम्हारी चेतना शून्य हो जाएगी, जब तुम मतलब घूमते घूमते फिरते फिरते काम करते करते थक जाओगे, जब तुम्हारी चेतना शून्य हो जाएगी, जब तुम नींद खोजोगे, तब मैं उस समय हृदय की बात के समान हूँ और तुम्हें मैं अपने गोद में रखकर सुला सकती हूँ। तो हृदय की बात का मतलब क्या हो गया, यदि तुम्हारा सब कोई साथ छोड़ सकता है फिर भी मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कौन कहती है, श्रद्धा कहती है। तो हृदय का मतलब हो गया श्रद्धा। ठीक है ना। तो आंसर लिखिएगा, श्रद्धा कहती है मनु से कि जब तुम थक जाओगे, नींद खोजोगे, और जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, उस स्थिति में मैं हृदय के बात के समान हूं। इतना आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। अब देखो, उषा का मतलब क्या हो, उषा का मतलब बताए थे कि सूर्योदय से पहले वाली जो स्थिति होती है उसको हम लोग उषा कहते हैं। 8वां चैप्टर जब पढ़ेंगे, इसका कविता सारांश का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका नाम ही उषा है। ठीक है। तो कविता में उषा की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है बुआ। देखो, कविता में उषा की क्या भूमिका है, यही है कि जब इंसान दुखों का भंडार से घिर जाता है, जब इंसान के जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं, तो उस समय कहती है, श्रद्धा कहती है कि मनु, हे मनु, उस समय मैं जो हूं ना, मतलब एक उषा के समान हूं। उषा का मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचने वाला। कभी कल सुबह का आकर्षण देखना, सूर्योदय से पहले वाला आकाश में स्थिति देखना, जिधर सूर्य उगती है, देखना कितना मनमोहक होता है। जैसे लगता है ना कि वो हमें अपनी ओर खींच रही है। मान लो कौन सुंदर एकदम लड़की झाड़ झुड़ के एकदम आई, तो उस समय तुम आकर्षित नहीं होगे, मतलब वो इतना ना आपको आकर्षित कर देगी, सारा काम धाम आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर उषा का मतलब हो गया कि सूर्योदय से पहले वाली स्थिति। तो उषा की जो भूमिका है इस कविता में आपको वो बताना है। उषा क्या, ये नहीं बताना है, उषा की जो भूमिका है आपको ये बताना है। मान लीजिए कोनो फिल्म में हीरो है, तो हीरो अपन एथी दिखाएगा, मतलब फेस दिखाएगा नहीं। हीरो जो होता है वो एक्टिंग को दर्शाता है। हीरो की जो भूमिका होती है, जो करने आया रहता है, वही दर्शाता है बुआ। तो यहाँ पर उषा की जो भूमिका है आपको वो बताना है। ठीक है ना। तो बस आपको लिखना, उषा का मतलब सूर्योदय की पहले वाली स्थिति, वो क्या होता है, आकर्षक होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब मनुष्य विषादमय वातावरण में घुटन महसूस करने लगता है, अपने अंदर दुख महसूस करने लगता है, तो उस स्थिति में श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मैं तुमको उस स्थिति में अपने अंदर खींचने वाला हूँ, अपने अंदर आकर्षित करने वाला हूँ। तब जाकर तुम्हारा क्या होगा कि जो दुख पीड़ा वो सब दूर हो जाएगा। मतलब देखो बाबू, कहने का मतलब सीधी सी बात है कि उषा एक आकर्षण का केंद्र होता है, दिखने पर आकर्षित कर लेता है। तो वही है, श्रद्धा कहती है कि जब तुम थक जाओगे, जब तुम घुटन भरी जीवन जीने लगोगे, घुटन अपने अंदर महसूस करने लगोगे, उस स्थिति में मैं तुमको उस घुटन से निकालने वाला हूँ। मैं उस समय आकर्षण का केंद्र हूँ, जो अपनी ओर खींचूंगा और उस सारे घुटन भरी दुनिया को दूर कर सकता हूँ। तो क्या लिखेगा, लिखिएगा कि श्रद्धा मनु से यहाँ पर कहती है, क्या कहती है, श्रद्धा मनु से कहती है कि जब तुम अंधकार में या दुख में वातावरण में घुटन महसूस करोगे, तब उस घुटन से निकालने वाला मैं उषा के समान हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चातकी किसके लिए तरसती है। देखो, चातकी बताए थे एक पक्षी होती है जो स्वाति के जल को, मरुस्थल में पाया जाता है, स्वाति के जल के लिए सालों भर इंतजार करते रह जाती है। ठीक है। तो चातकी किसके लिए तरसती है, तो बस इतनी बात आप लिख सकते हैं कि चातकी मरुस्थल में एक पक्षी है जो स्वाति का एक जल होता है, जो साल 1.5 साल के बाद आता है। तो जो स्वाति के जल के लिए सालों भर इंतजार करते रहती है, और जब साल भर के बाद वो जल आती है तो उसको क्या करती है, वो पी लेती है, और फिर वो इंतजार करने लग जाती है। यहाँ से जो जयशंकर प्रसाद जी है वो हमें यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को इंतजार करनी चाहिए, सही समय आने पर उसके सारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो ही जाएंगे। जैसे चातकी पक्षी को साल भर के बाद जो उसे जल प्राप्त हो जाता है, इंतजार करते रहती है। अब वो बेचारी सोचेगी कि रोज मिलने वाला नहीं है।
तो समझ में आ रही है चातकी किसके लिए तरसती है। तो बस इतना आपको लिखना है कि चातकी मरुस्थल में एक पक्षी है जो सालों भर स्वाति के जल के लिए तरसती है। किसके? स्वाति के जल के लिए तरसती है, और साल भर के बाद जब वो जल आता है तो उसको पीकर संतुष्ट हो जाती है। इसके माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भी इंतजार करनी चाहिए। इंतजार करने पर सही समय आने पर उनके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। बरसात को सरस, सरस का मतलब क्या होता है? भरा हुआ हमेशा। तो लेखक कहते हैं कि जब बरसात आती है तब उस बरसात में पेड़ पौधे खिल उठते हैं, मनुष्य नाचने गाने लगता है, आनंदमयी हो जाता है। उसी प्रकार स्त्रियां जो है सरस का मतलब क्या है ये आपको बताना है। उसी प्रकार स्त्रियां जो है ना एक सरस बरसात की तरह है, जिसमें मनुष्य भीग कर अपने दुख पीड़ा और मतलब दर्द को दूर कर सकता है। कौन कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, है ना, कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। तो बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि जब बरसात आती है तब उसके मतलब आंचल में, बरसात के आंचल में सारे पेड़ पौधे खिल उठते हैं। मनुष्य बरसात में भीग भीग कर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। उसी तरह से स्त्रियां एक सरस बरसात की समान है जो मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा को दूर करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। देखिए बुआ, दो तरह का होती है, भाव सौंदर्य स्पष्ट करना और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। काव्य सौंदर्य में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रूपक लगा है, कितना अलंकार लगा है, और उसके बाद कविताएं कुछ चर्चा कर देनी होती है, ठीक है ना। तो बस आपको लिखना है, इतना लिखना है कि ये जो पंक्ति है तुमुल कोलाहल कला से ली गई है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। इसमें अनेक रूपक और अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये नहीं लिखना है कौन सा अलंकार कौन सा रूपक प्रयोग हुआ है, ये सब बच्चे को कई बार नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता अपना दिमाग तो लगा सकते हैं ना भाई, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखेंगे काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो बस इतना लिखना है कि ये जो पंक्ति है, पंक्ति क्या है? पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुके, इस झुलसते विश्व तन की मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहे यहाँ पर लेखक कहते हैं, लेखक मतलब सदा यहाँ पर कहती है कि पवन की प्राचीर में रुक, तो इसका हिंदी आपको नहीं बताना है, काव्य सौंदर्य बताना है। तो लिखना है ये जो पंक्ति है तुमुल कोलाहल कला से ली गई है। इस पंक्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। इसमें अनेक रूपक अनेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि जब हवा कभी का रुक जाती है तो मनुष्य अपने आप से तड़पने लगता है, जलल जैसा महसूस करता है। तो उस जलल मतलब उसके जलल शरीर को, चाहे उस गर्मी को दूर करने वाला स्त्रियां ही होती है। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। इतनी बातें आपको लिख देनी, पढ़िएगा, बता दिया गया। छठा क्वेश्चन देखिए, सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात, देखो जलजात का मतलब कमल पुष्प ये सब लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो लिखना ये है सजल जलजात का मतलब हो गया एक कमल, मतलब एक ऐसा कमल जो मनुष्य के अंदर आशा पैदा कर देती है। कमल हमेशा कहाँ? कीचड़ में खिलता है, और वो कीचड़ में खिल कर हमें दर्शाता है कि हमेशा मनुष्य जीरो लेवल से या बहुत गरीबी लेवल से उठकर आगे बढ़ता है, शून्य लेवल से ही आगे बढ़ता है। तो वही कहते हैं कि सजल जलजात का मतलब क्या हो गया? जल से भरा हुआ, जल से भरे हुए में क्या होता है? कमल खिलने का काम करता है। तो ये सजल जलजात का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो लिखना इतना है कि सजल जलजात का मतलब जल से भरा हुआ। यहाँ पर सजल जलजात का मतलब हो गया कमल। क्या होगा? कमल। जिस कमल पर मतलब कमल, सजल जलजात एक ऐसा आशा है, चाहे कमल एक ऐसा आशा है जिस पर भौरे मंडराते रहते हैं, उसके अंदर मतलब उसके अंदर छुप कर उसको चूसते रहते हैं। कौन? तो भौरे सब क्या है ना कि कमल पुष्पों के अंदर छुप जाते हैं और उसको चूसने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से स्त्रियां है, मनुष्य के दुख पीड़ा दर्द को घुटन को अपने अंदर छिपा लेती है, वो खींच लेती है, और मनुष्य का दुख दर्द पीड़ा घुटन सब दूर हो जाता है। यानी जो स्त्रियां है वो एक प्रेम का सर्ग है, प्रेम का स्रोत है। यहाँ आगे क्वेश्चन भी है कि देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कविता में स्त्री प्रेम का स्त्री जो है ना, स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से लेखक यही बताना चाहे कि जो स्त्रियां होती है एक प्रेम का स्रोत होती है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, वही है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है। तो बस इतनी लाइन में आप लिखिएगा कि सजल जलजात का मतलब जल से भरा हुआ होता है। इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि जौन मनुष्य होता है वो मतलब जब घुटन भरी दुनिया में होता है तब उसको कमल के समान स्त्रियां ही मतलब उसको घुटन से निकालने का काम करती है। तो इन सब तरह तरह के हो सकते हैं, आपके बनाने पर डिपेंड करता है, ठीक है।
क्या लिखेंगे? सजल जलजात का मतलब लिखना है कि जल से भरा हुआ होता है, और इस कविता में इसका मतलब यही है कि मतलब सजल जलजात एक कमल के समान है जो मनुष्य को दुख दर्द पीड़ा से निकालने का काम करती है। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए। मतलब ये जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, इसका मतलब मेन भाव क्या है बताना है। तो मेन भाव आप समझते हैं प्रेम को दर्शाना है, स्त्रियों के महत्व को दर्शाना है, आपको संक्षेप में लिखना है। तो बस इतनी बात लिखिएगा कि कविता का केंद्रीय भाव यह है कि स्त्रियों के प्रेम और स्त्रियों के महत्व को दर्शाया गया है कि जो स्त्रियाँ होती है वह मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा को क्या करती है, दूर करती है। रियल में आप कभी आवाज़ करिएगा, आपकी शादी उदी हो गई होगी, तो जब आप काम करके हारे थके आएंगे और अपनी पत्नी को एकदम सुंदर वेश में देखेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे, उसमें दुख दर्द पीड़ा सब दूर हो जाएगा, मन तो करेगा कि ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में आपको लिखना है। तो बस इतना लिखना है कि कविता का मेन भाव, कविता का केंद्रीय भाव स्त्रियों के प्रेम और स्त्रियों के महत्व को दर्शाना है। इसमें लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य थक जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, इधर उधर घूमते हुए जब वो थक जाता है और नींद खोजता है, तो उस समय स्त्रियां ही हृदय की बात की तरह है, वही उनको अपने छांव में लेकर उनके दुख दर्द पीड़ा को दूर करती है। ठीक है, इतनी बातें आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है, अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। देखिए कविता में विषाद मतलब विषाद में वातावरण में जब मनुष्य घुल जाता है तो घुटन महसूस करने लगता है, ठीक है ना। कभी कल आपके साथ भी ऐसा होता हो, घुटन सा अपने आप को आप महसूस करते होंगे, ठीक है ना। मान लो कोनो काम हो गया, या वो छोड़ो, मतलब आपको मान ले कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, आपने उसको प्रपोज किया और वो एक्सेप्ट नहीं करी, तो आप जब जब उस लड़की के सामने जाएंगे तो आपको घुटन सा महसूस होगा, अंदर से एक अलग टाइप का फीलिंग होता है, वही तो घुटन होती है बाबू। मतलब झुक जाना है, घुटन हो गया, किसी के सामने किसी के नजरों में झुक गए आप, उसके सामने जब जब जाएंगे तो वो घुटन भरी दुनिया हो गई। मतलब विषाद में वातावरण आप अंदर से झेल रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है, अपनी कल्पना से उत्तर आपको देना है। तो बस इतना लिखना है कि इस कविता में विषाद में वातावरण का मतलब हो गया कि जब मनुष्य के अंदर कोनो विष भरा होता है, मतलब कोनो दुख दर्द पीड़ा भरा रहता है और उसको सोचते रहता है मनुष्य, तब वो अपने जीवन को घुटन के जैसा महसूस करने लगता है। और व्यथा का मतलब, जब मनुष्य, व्यथा का मतलब दुख, जब मनुष्य दुखों में घिरा रहता है, दुखों हो चाहे व्यथा हो, मतलब विषाद और व्यथा दोनों एक दूसरे से टच करते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही लेकर चल सकते हैं। विषाद का मतलब जब विषाद में वातावरण होगा तो भी घुटन महसूस करता है, और जब दुख आता है तो भी मनुष्य घुटन महसूस करता ही है, ठीक है। तो बस इतना, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है, अपनी कल्पना से उत्तर देना। तो लिखना है कि इस कविता में तुमुल कोलाहल कलह में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से कवि दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य जब विषाद में वातावरण में रहता है और दुखों से घिरा रहता है, मतलब व्यथा से घिरा रहता है, तब वो अपने आप से घुटन महसूस करता है। इसी कारण से इस कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया गया। लिखना इतना है कि ध्यान से इतना लिखना है कि इस कविता में विषाद और व्यथा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि ये बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य विषाद में वातावरण में, विषैले वातावरण में रहते हैं और दुखों से घिरे रहते हैं, तब मनुष्य अपने अंदर घुटन महसूस करता है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यह श्रद्धा, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह श्रद्धा का गीत है, ये जो चैप्टर ये किसका, श्रद्धा का गीत है। यह श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र का गीत कहा जा सकता है। सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कविता में कही गई बातें उस पर घटित होती है। विचार कीजिए और गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान पर एक छोटा सा आपको निबंध भी लिखना है, ठीक है। तो फोकस करिएगा ध्यान से यहाँ पर सारी बातों को। देखिए कहने का मतलब ये जो है श्रद्धा पर गीत है, ठीक है ना। और जो नारी मात्र कहा, मतलब ये श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र कहा जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात है, अगर सामान्य नारियों से तुलना करी जाए तो नारी पर ये जो गाना है घटित हो जाती है। तो उसके बाद आपको नारी पर क्या करना है, स्त्रियों पर आपको एक निबंध भी लिखना है, ठीक है। बातों को समझेंगे ध्यान से। तो लिखना इतना है कि जो तुमुल कोलाहल कला है यह श्रद्धा के द्वारा गाया गया गीत है। इसमें श्रद्धा जो है ना अपने महत्व को, स्त्रियों के महत्व को दर्शाना चाहती है कि स्त्रियाँ क्या है। जब मनुष्य थक जाता है, हार जाता है और उसकी चेतना शून्य हो जाती है, जब वो मतलब आरामदायक नींद खोजता है, तब उस समय स्त्रियाँ जो होती है ना एक बात की, मतलब हृदय की बात की मन की तरह होती है। स्त्रियाँ मतलब जो होता है ना एक हृदय की बात की तरह होती है, जो अपने अंदर क्या करता है, मतलब समा लेता है। मतलब स्त्रियाँ जो है ना एक मलय पर्वत की हवा की तरह होती है, जिसको दे देकर मतलब क्या करती है, मनुष्य को सुलाने का काम करती है, थपकियाँ दे देकर।
तो ध्यान से समझिएगा, यह क्या है, श्रद्धा का गीत है, ठीक है ना, जो नारी मात्र कहा जा सकता है, नारियों के महत्व को दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर यदि सामान्य नारियों की यदि तुलना करी जाए इस श्रद्धा से, तो रियल में उस पर यह घटित होती है। और बाद में नारियों पर एक निबंध भी आपको लिखना है। तो बस आप इतनी बातें लिखेंगे कि यह जो कविता है श्रद्धा के द्वारा गाया गया गीत है, जिसमें स्त्रियों के महत्व को दर्शाया गया है। यदि सामान्य नारी से तुलना करी जाए श्रद्धा की, तो रियल में एकदम सही है, ठीक है ना। स्त्रियां जो होती है वो एक प्रेम का स्रोत होती है। जब मन से थक जाता है, हार जाता है, उसकी चेतना शून्य हो जाती है, जब वो विषाद में वातावरण में घुटन महसूस करने लगता है, तब उस समय स्त्रियां मलय पर्वत की हवा की तरह उषा के समान उसके दुख दर्द घुटन उटन को क्या करती है, दूर करने का काम करती है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बोला है कि नारी जीवन पर आपको क्या करना है, गृहस्थ जीवन में मतलब घर के जीवन में नारियों का जो अवदान है उस पर छोटा सा निबंध लिखना है। तो छोटा सा निबंध आप लिख दीजिएगा। निबंध लिखिएगा कि नारियाँ क्या होती है, एक प्रेम का स्रोत होती है। जब इंसान थक उक जाता है, काम धाम करके आता है, तो नारी हमें क्या करती है, एक हवा की तरह हवा देती है और हमारे दुख दर्द पीड़ा को दूर करती है। सब बातें आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। अब 10वां क्वेश्चन देखो, इस कविता में स्त्री के प्रेम और सौंदर्य का स्रोत इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा आपको करना है। कहने का मतलब इस कविता में जो स्त्रियां हैं वो प्रेम का और सौंदर्य का मतलब स्रोत बताई गई है। यह अपने जीवन के आधार पर आपको प्रमाणित करना है, परीक्षा करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग की शादी ब्याह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीवन हम लोग झेल चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग भी शायद झेल ही रहे होंगे, 12 क्लास में, ठीक है। यही एक ऐसा उम्र होता है जिसमें मनुष्य तरह तरह की विपदाओं को झेलता है, तरह तरह के दुखों को, अंदर के घुटन को झेलता है, ठीक है ना। तो इस उम्र में थोड़ा सा बच के चलिएगा बाबू लोग, अच्छा रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कहने का मतलब लिखिएगा कि लेखक कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं इस कविता में कि स्त्रियां जौन है वो प्रेम का और सौंदर्य का मतलब सुंदरता का एक स्रोत है। क्योंकि स्त्रियां जो होती है अपनी सुंदरता और अपने प्रेम से मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा को क्या करती है, दूर करती है। और रियल में ये जो घटना है हम लोग के सामान्य जीवन से भी घटित होती है, सेम टच करती है। जब दुख मनुष्य के जीवन में दुख आता है, संकटों से घिर जाता है, घुटन जैसा महसूस होता है, उस कंडीशन में स्त्रियां उस दुख का निवारण करती है, घुटन का निवारण करती है। तो इस कविता में रियल बात बताई गई है कि स्त्रियां प्रेम और सौंदर्य का स्रोत है, ठीक है। तो इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा करना है। तो बस इतना लिखना है कि जो स्त्रियां होती है वो मनुष्य, बस इतना लिखना है कि जो मनुष्य, कहने का मतलब जो मनुष्य होता है जब थक जाता है, हार जाता है, विषाद में वातावरण में अपने आप को घुटन जैसा महसूस करने लगता है, जब उसे कहीं भी रास्ता मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब स्त्री अपने प्रेम से उसके घुटन को, अपनी सुंदरता से उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसके सारे दुखों को क्या करते हैं, दूर करती है। मतलब टूटा हुआ इंसान स्त्रियों के प्रेम के बीच आकर जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब कभी कल कल्पना करके देखिएगा, जब थके हारे आएंगे तो आपकी पत्नी अपनी सुंदरता से आपको मोहित करेगी और आपके दुखों को क्या करती है, वो दूर कर देती है। आपकी शादी बयानी हुई है, जो मतलब घर में परिवार है उनको देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। वही बात है कि इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताएगा। तो लिखिएगा जो स्त्रियां होती है वो प्रेम और सौंदर्य का स्रोत इसलिए है क्योंकि स्त्रियां हमारे दुखों को, जब मनुष्य हार थक जाता है तब स्त्रियां ही हवा के समान हमें हवा देकर सुलाती है, घुटन भरी दुनिया से हमें बाहर निकालती है। और रियल में ये हमारे पारिवारिक दुनिया से टच करता है। जो इसमें जीवन है वही स्त्रियों का जीवन है, जो मतलब स्त्रियों का जीवन है, और ये रियल में हमारे पारिवारिक जीवन से टच करता है। तो लिखना ये है कि स्त्रियां प्रेम और सौंदर्य का स्रोत इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य के दुखों को, दर्दों को दूर करता है और रियल में उसके घुटन को भी दूर करता है। और रियल में यह रियल दुनिया में मतलब ये पारिवारिक दुनिया से रियल में टच करता है। इससे साबित होता है कि जो स्त्रियां है प्रेम का और सौंदर्य का एक स्रोत है। तो इस तरह से आपका 200 क्वेश्चन इस चैप्टर्स का क्लियर हो गया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।